चैप्टर 31 की स्टार्टिंग होती है, जहां सोमंग जैमीन से पूछती है, क्या तुम मेरे मॉडल बनोगे और अपनी ड्राइंग मुझे बनाने दोगे? इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां गेयुल कह रही होती है, बिल्कुल वो मना ही करेगा, क्या तुमने उस शॉर्ट लड़के का फेस देखा था? वो ऐसा लग रहा था मानो रेडी हो पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए। लेकिन अगर कोई मेरे साथ भी अचानक ऐसा करे तो मुझे भी लगेगा कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। ये सुनकर सोमंग माफी मांगती है। फिर आगे गयुल कहती है, तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था अगर तुम्हें मॉडल की जरूरत थी तो। मैं तुम्हारे लिए एक ढूंढ देती अपने फ्रेंड्स में से किसी को। वैसे सभी में से वो ही क्यों? ऊपर से तुम उसे जानती भी नहीं हो और वो एक बच्चा है। ये सुनकर सोमंग इमोशनल होते हुए कहती है, वो हामिन की तरह लगता है काफी। जिसे सुनकर गयुल हैरान होकर सोमंग को देखने लगती है। फिर सोमंग दुखी होते हुए बताती है, सिर्फ लुक्स ही नहीं बल्कि उसकी वाइब्स भी उसके जैसी हैं। और ऊपर से उसने हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जिस वजह से एक वक्त के लिए मुझे ऐसा लगा हामिन मेरे सामने आ गया है। तुम्हें तो पता ही है, मैं इस पूरे टाइम पछता रही हूं हामिन की सभी फोटो और स्केच को फेंकने के बाद। पर एक टाइम पर मुझे लगा था कि यह जरूरी है, जिससे मैं उसे भूल पाऊंगी, वरना मैं ऐसे ही आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। पर लोग कितने अजीब होते हैं। अब जब मुझे उसका चेहरा याद नहीं आ रहा, तो मुझे और ज्यादा डर लग रहा है। मुझे उसकी याद आ रही है। इस वजह से मैंने उस लड़के से अपना मॉडल बनने के लिए पूछा। मैं उसे दोबारा ड्रॉ करना चाहती थी। फिर आगे वो निराश होते हुए कहती है, अब मैं सोचूं तो मैंने उस टाइम काफी अजीब हरकत कर दी। मुझे काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रही थी। मैं काफी फनी लग रही होंगी जब मैं गिरी थी। फिर गायोल कहती है, क्या तुम्हें अभी रियलाइज हुआ? आगे वो थोड़ा सीरियस और गुस्से के साथ कहती है, ये अच्छा है कि उसने तुम्हें मना कर दिया। तुम्हें उस हमिन के बारे में अब भूल जाना चाहिए। आखिर तुम क्या करने का सोच रही हो ऐसे बच्चे को ढूंढने के बाद जो उसकी तरह दिखता है? आखिर तुम कितने लंबे टाइम तक उसके लिए दुखी होने वाली हो, वो भी ऐसे इंसान के लिए जिसने सुसाइड किया हो? ये सुनने के बाद सुमंग अपनी सारी फीलिंग्स को दबा देती हैं और कहती हैं, हाँ, तुम सही कह रही हो। फिर हमें इन लोगों को दिखाया जाता है, जहां वो सभी हंसी मजाक करते हुए खा रहे होते हैं। तभी सेयन हुई जमीन को देखने लगती है। इसके बाद वो सभी रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं, जहां जमीन कहता है, क्या अब हमें अलग नहीं हो जाना चाहिए? बोमी कहती है, क्या हम सभी और नहीं घूमने वाले? तभी सेयोन हुई स्माइल करते हुए कहती है, हे, हम इतने भी अनजान नहीं हैं। हम कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते। ये सुनकर बोमी ब्लश करने लगती है। फिर उन्हें रुकने के लिए कह रही होती है कि तभी जिन्योंग कहता है, ठीक है फिर बाय। जिसे सुनकर सेओनहुई कहती है, तुम्हें इतनी शिद्दत से अलग होने की चाहत को देखकर मुझे तुम लोगों को छोड़ने का मन नहीं कर रहा। फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। इसके बाद सेओनहुई आगे चलते हुए जेमिन से पूछती है, एनीवे, वो पर्सन जो हमसे अभी टकराया था उसने तुम्हें हामिन बोला था, क्या ये? तभी जेमिन बीच में बोलते हुए कहता है, ये मेरे बड़े भाई हैं। वेल, हम यहाँ रहते थे पहले, तो मुझे यकीन है यहाँ ऐसे लोग होंगे जिन्हें वो याद होंगे। वो जरूर मेरे भाई के करीब होगी। मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, मेरी वजह से उसे ऐसी मेमोरी याद आई जो इतनी अच्छी नहीं है। वैसे मुझे इस रास्ते जाना है, तो चलो मैं चलता हूं कंगतेस। ये सुनकर सेओनहुई भी उलझन में होती है कि क्या कहें। फिर वो भी उसे बाय कह देती है। इसके बाद सेओनहुई आगे चल रही होती है, तभी वो सोमंग से मिल जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं। फिर सुमंग आगे जाने लगती है, जिसे स्योनहुई घूर रही होती है। और आगे आने पर भी स्योनहुई उसे घूर रही होती है, जिससे सुमंग परेशान और कंफ्यूज हो रही होती है। तभी स्योनहुई उसे रोकती है, जिससे वो काफी चौंक जाती है और सोचती है, ये डरावनी दिख रही है। ये मुझसे जबरदस्ती मेरे पैसे लेने की कोशिश तो नहीं करेगी ना? इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां जेमिन नहाने के बाद अपने बाल सुखा रहा होता है। तभी उसके फोन पर स्योनहुई का मैसेज आता है, जिसमें उसने लिखा होता है, हे जेमिन, मैं उस लड़की से मिली जिससे तुम कुछ टाइम पहले टकराए थे। उसने मुझसे तुम्हारे फोन नंबर के बारे में पूछा। फिर आगे वो उसे आर्ट सेंटर का एड्रेस सेंड करती है और कहती है, उसने कहा है कि वो तुम्हें ड्राइंग के लिए पे भी करेगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जेमिन एक स्टूल पर बैठकर कह रहा होता है, क्या मुझे बस ऐसे ही बैठे रहना है? ये सुनकर वो हंसते हुए कहती है, हाँ, और खुद को कंफर्टेबल रखो। पर उसे ऐसे गुस्से में देख वो परेशान होते हुए कहता है, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? वो कहती है, नहीं, बस ये थोड़ी देर की बात है। फिर वो उसे उठापटक करते हुए देखने लगता है
और सोचता है, क्या ये सच में ठीक है? फिर वो कहती है, तुम्हारा आने के लिए शुक्रिया। सच कहूं तो मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे। हाँ, वैसे तुम्हारी दोस्त ने मुझे बताया कि तुम हमिन के छोटे भाई हो। ये सुनकर जैमिन उलझन में आ जाता है और नर्वस होते हुए कहता है, हाँ, मैं ली हमिन का छोटा भाई हूं। ली जैमिन। फिर सोमंग उसे देखते हुए सोचने लगती है, मुझे लगा था ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, पर मुझे नहीं पता था कि ये उसका भाई होगा। दुनिया बहुत छोटी है और जीन्स बहुत स्ट्रांग है। उसे अपनी तरफ ऐसे घूरते देख जैमिन कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद सोमंग कहती है, वैसे मैं सोचूं तो हमिन अपने छोटे भाई के बारे में कई सारी बातें करता था। वो कहता था उसका छोटा भाई काफी अच्छा और प्यारा है। ये सुनकर जैमिन कहता है, अब मैं बड़ा हो गया हूं तो अब मैं क्यूट नहीं हूं, बल्कि ग्रोस हूं। फिर वो दोनों ही हंसने लगते हैं। तभी वो सीरियस होते हुए कहता है, तुम मेरे भाई को कैसे जानती हो? ये सुनकर सुमंग बताती है, मैं और हमिन। फिर वो पहले की बात बताती है, जहां कोई हमीन को आवाज लगाता है और फिर उसके पास आकर कहता है, क्या तुम इस वीकेंड बाहर जाना चाहते हो? सभी जा रहे हैं। जिसे सुनकर हमीन कहता है, नहीं, मेरे पहले से ही प्लान्स हैं। इसी बीच सुमंग बताती है, वो हैंडसम था, जिसके ग्रेड एक्सेलेंट थे, और ऊपर से वो सभी के साथ काफी काइंड था, तो इस वजह से वो काफी फेमस था। हमारे हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में वो इतना फेमस था कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानती थी, जबकि हम अलग क्लास में थे, और मेरे पास मुश्किल से ही कोई दोस्त था, और सच कहूं तो मैंने गलती से उसके दो चेहरे देख लिए। तभी हमिन सोमंग के बराबर में बैठकर कहता है, वो घटिया लोग मेरे दोस्त होने का दिखावा करते हैं। ये कितना अनोइंग और घिनौना है। ये सुनकर तो सोमंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, मानो एंजल ने अपने पंख निकाल दिए हों। फिर वो आगे बताती है, तुम ऐसा कह सकते हो कि मैं उसकी ऐसी दोस्त थी जो उसके इस सीक्रेट के बारे में जानती थी। इसी के साथ हमारा चैप्टर 31 कंप्लीट होता है। चैप्टर 32 की स्टार्टिंग होती है वहीं से, जहां सोमंग आगे बताते हुए कहती है, हमारे हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर के पहले समर की बात है। पहले मैं बहुत शाई पर्सन थी और भी रीजंस की वजह से मेरे पास कोई एक दोस्त भी नहीं था। जबकि यह सेमेस्टर खत्म होने को आया था, तभी सुमंग टीचर के पास जाती है। फिर टीचर उसे चाबी देने के बाद कहती है, क्योंकि तुम टैलेंटेड हो और प्रैक्टिकली सिर्फ तुम आर्ट क्लब की मेंबर हो, इसलिए मैं तुम्हें लंच के दौरान आर्ट रूम इस्तेमाल करने दे रही हूं। मैं समझती हूं कि तुम्हें ड्रॉ करना कितना पसंद है, लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए कि तुम कभी कभी अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताओ? ये सुनकर वो परेशान होते हुए सोचती है, मेरी भी यही इच्छा है, काश मैं ऐसा कर पाती। इसके बाद हमें हमिन दिखाया जाता है, जहां एक लड़का उसे कहता है, हमिन, जिनसू तुम्हें ढूंढ रहा है। मुझे लगता है वो तुमसे कुछ मदद लेना चाहता है, और क्या तुम मेरी भी मदद कर सकते हो मैथ्स होमवर्क में? ये सुनकर हमिन उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखता है और कहता है, ओ मुझे माफ करना, मैं अभी टीचर के पास जा रहा हूं, ये कुछ अर्जेंट है। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं जब मैं वापस आ जाऊं? ये बहाना बनाकर वो वहां से जाने लगता है। तभी उसकी नजर आर्ट रूम पर जाती है। उसे देखकर वो दरवाजा खोलता है, जिसकी आवाज से सुमंग, जो आर्ट रूम में बैठी ड्राइंग कर रही होती है, उसकी नजर दरवाजे की तरफ जाती है। हमिन अंदर आता है, जिसे वहां कोई नहीं दिखता। तभी सुमंग उसे झांक कर देखती है, जहां हमिन इधर उधर देख रहा होता है। उसे वहां देखकर वो उन लड़कियों की बातें याद करने लगती है, जो आपस में बात करते हुए कह रहे होती हैं, वो कितना प्योर है, हमेशा शांत रहता है, मुझे नहीं लगता कभी उसने कुछ बुरा कहा है। ये बात याद करके वो सोचने लगती है, मुझे लगता है इसका नाम ली हामिन है। क्या ये वही मॉडल स्टूडेंट है जिसकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी है? दूसरे स्टूडेंट्स का यहां आना मना है बिना परमिशन के, मुझे इसे जाने के लिए कहना चाहिए। पर तभी हमिन वहां किसी को न देखकर अपने मन की भड़ास निकालते हुए कहता है, वो बास्टर्ड, वो सभी फकिंग एसहोल्स। ये सुनकर तो सोमंग हक्की बक्की रह जाती है। तभी हमिन को कुछ हिलने की आवाज आती है, जहां सोमंग अपने ड्राइंग को संभाल रही होती है, जो गिर रहा होता है। तभी हमिन आकर उसकी मदद करता है और कहता है, मैं इसे पकड़ता हूं, तुम इसे सही से फिट कर लो। ये देखकर सुमंग ब्लश करते हुए उसका शुक्रिया करती है। फिर वो उसकी ड्राइंग देखते हुए कहता है, क्या तुमने ये बनाया है? सुमंग एम्बेरेस्ड होते हुए कहती है, हाँ। फिर वो कहता है, हे, अगर तुमने सोचा किसी को कुछ बताने का, जो तुमने अभी देखा और सुना, उसके बारे में,
तो मैं एक कंप्लेंट दर्ज कर दूंगा तुम्हारे नाम की कि तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है क्योंकि तुम्हें लंच के दौरान आर्ट रूम इस्तेमाल करने दिया जा रहा है, सिर्फ तुम्हारे अकेले के लिए। ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है, पर वो आगे कहता है, तो किसी को मत बताना। जिसे सुनकर सुमांग कहती है, लेकिन मेरे पास तो कोई है भी नहीं जिसे मैं बताऊं। फिर वो आगे कहता है, मैं भी यहां रहूंगा जब तक लंच चल रहा है। फिर आगे सुमंग बताती है, हम समर के दौरान मिले थे। इसी के साथ हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां जेमिन ये सब सुनकर काफी हैरान हो जाता है। फिर वो कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि वो कोई और नहीं है? ये मेरे भाई की तरह नहीं लग रहा। मेरा भाई तो काफी काइंड और कंसिडरेट है। ये सुनकर सुमंग पूरे विश्वास के साथ अपनी आंखों में दुख लिए मुस्कुराते हुए कहती है, ये वही हमिन है जिसे मैं जानती हूं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जेमिन अपने घर आ गया होता है। वहां वो जूते देखता है, फिर अपने पापा को देखकर कहता है, पापा, तुम आज जल्दी घर आ गए। ये सुनकर वो शांत रहते हैं, फिर उसकी तरफ देखे बिना हाँ में जवाब देते हैं। ये देखकर जेमिन जबरदस्ती स्माइल करता है और अपने रूम की तरफ जाने लगता है। पर तभी उसके पापा अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन लाए बिना पूछते हैं, क्या सब कुछ ठीक है स्कूल में? ये सुनकर जेमिन कहता है, हाँ, और अभी हमारे समर ब्रेक चल रहे हैं, और हाँ आज। तभी वो कुछ सोचकर रुक जाता है और कहता है, नहीं कुछ नहीं। ये सुनकर वो कहते हैं, ठीक है। फिर जेमिन जल्दी से अपने रूम में आ जाता है। फिर सोचता है, ये अच्छा होगा अगर मैं उन्हें न बताऊं कि आज मैं किसी से मिला जो हामिन के बारे में जानता था। उस दिन के बाद से हमारी फैमिली के बीच एक अनकहा रूल बन गया कि कोई हामिन के बारे में बात नहीं करेगा, जिस वजह से मैं उनके बारे में और सुनना चाहता हूं। फिर वो सुमंग का नाम बड़बड़ाने लगता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 32 पूरा होता है। चैप्टर 33 की स्टार्टिंग होती है, जहां सोमंग गयोल को सब बता देती है, जिसे सुनकर वो हैरान होते हुए कहती है, क्या वो ली हामिन का छोटा भाई है और वो अग्री हो गया तुम्हारा मॉडल बनने के लिए? सोमंग अपनी नजर बचाते हुए कहती है, चीजें अपने आप ऐसी हो गईं। ये सुनकर वो कहती है, आखिर इस दुनिया में क्या चल रहा है? फिर सीरियस होते हुए कहती है, मेरा मतलब, लेकिन उसने तुम्हें पहले मना कर दिया था। आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसने उसका माइंड चेंज कर दिया? क्या उसे पैसों की जरूरत है? तभी सुमंग कहती है, लेकिन उसने पैसे लेने से मना कर दिया। ये सुनकर गायोल शॉक्ड होते हुए कहती है, तो फिर वो ये करने के लिए क्यों तैयार हुआ? तभी हमें दिखाया जाता है कि जेमिन कहता है, बदले में मुझे मेरे भाई के बारे में और बताओ। इस वजह से ही मैं ये करने के लिए तैयार हुआ था। मुझे सब कुछ बताओ कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ, और सब कुछ जो उसने तुम्हें बताया। मैं सब कुछ सुनना चाहता हूं जो तुम्हें याद है उसके बारे में। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमिन सोमंग से पूछ रहा होता है, वैसे तुमने ड्राइंग कब करना स्टार्ट करा? ये सुनकर सोमांग कहती है, मुझे याद नहीं, पर शायद जब मैं बहुत छोटी थी तब से। फिर वो पूछता है, तुम क्या ड्रॉ करती हो? ये सुनकर वो कहती है, मुझे नहीं पता, कुछ भी, जो मेरे ड्रॉ करने का मन करता है वो। फिर हामिन पूछता है, क्या ये मज़ेदार है? ये सुनकर वो सोचते हुए कहती है, बजाय मज़ेदार होने के, मैं इसे करती हूं क्योंकि ये मेरे लिए सांस लेने जैसा है। ये सुनकर हामिन एक चमक के साथ सोमंग को देखने लगता है। फिर आगे सोमंग खुद को क्लियर करते हुए बताती है, हाँ, पर मैं इसे काफ़ी सीरियस होकर नहीं करती। लेकिन मेरी आर्ट एकेडमी की डायरेक्टर ने मुझे कहा कि मुझे कंप्लीट ड्राइंग बनाना शुरू कर देना चाहिए। तुम ये कह सकते हो कि ये मेरे लिए होमवर्क की तरह है। तभी हामिन उससे पूछता है, लेकिन कैसे? तुम्हारे एक भी दोस्त नहीं है? ये बात सीधा सुमंग के दिल पर जाकर लगती है। आगे हामिन सीरियस होते हुए कहता है, तुम हमेशा यहां अकेले ड्राइंग करती रहती हो। हाँ, वैसे मेरे लिए ये अच्छा है। क्या तुम बुली हो रही हो या कुछ और? क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? फिर सुमंग कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूं। फिर वो गहरी सांस लेते हुए कहती है, मेरे पास भी एक दोस्त थी। मैं काफी शाई थी और यहां नई आई थी, तो मैं यहां किसी को मुश्किल से ही जानती थी। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा पैनिक थी। पर तभी उसी टाइम कोई मेरे पास आया। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की उसके पास आती है और कहती है, तुम मेरी पहली सीट पार्टनर हो हाई स्कूल में, तो चलो अच्छे से रहते हैं। ये सुनकर सुमंग हाँ कहती है। फिर वो आगे बताते हुए कहती है,
तो इस तरह हम दोस्त बन गए। हम 2 हफ्ते तक साथ रहे। ये सुनकर हमिन कहता है, सिर्फ 2 हफ्ते? क्या तुम्हारे बीच लड़ाई हुई या कुछ और? ये सुनकर सुमांग सीरियस होते हुए कहती है, नहीं, हम अच्छे से करीब आ रहे थे, लेकिन बिना कुछ कहे वो स्टडी करने अब्रॉड चली गई। और जब तक सबने अपने फ्रेंड्स बना लिए थे, तो इस वजह से मैं बिना दोस्त के रह गई। फिर वो गुस्सा करते हुए कहती है, शुरू से ही उसे एक दोस्त नहीं चाहिए था। उसे बस जरूरत थी कि कोई उसके साथ 2 हफ्ते तक रहे। तभी उसकी नज़र हमिन पर जाती है, जो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर वो कहती है, आखिर इतना फनी क्या है? ये एक सैड स्टोरी है। तभी वो कंट्रोल खोकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम काफी दुखी लग रही थी तो मुझे लगा कुछ सीरियस होगा। वो तुम्हें छोड़कर चली गई 2 हफ्ते के बाद स्टडी करने। ये सच में अनबिलीवेबल। फिर वो आगे कहता है, पर तुमने अभी तक सारी चीजें काफी अच्छे से मैनेज करी हैं। तुम्हारे अंदर काफी कॉन्फिडेंट है और तुम क्यूट भी हो। ये कहकर वो हंसने लगता है और उसकी ऐसी तारीफ सुनकर वो ब्लश करने लगती है। इसके बाद सोमंग हॉलवे में चल रही होती है। तभी हमिन कुछ लड़कों के साथ आ रहा होता है। सुमंग उसे देखकर सोचती है, क्या मुझे इसे हाई करना चाहिए? तभी उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, पर वो दोनों कुछ कहे बिना एक दूसरे के सामने से गुजर जाते हैं। आगे बढ़कर वो सोचती है, हेलो कहना काफी मुश्किल है। फिर वो बताती है, आर्ट रूम हमारी सीक्रेट जगह बन गई जहां हम अपना सीक्रेट टाइम बिताते थे। लेकिन जिस पल हम आर्ट रूम से बाहर आते, तो हम एक दूसरे के लिए कुछ नहीं रहते। सुमंग इस बात से दुखी थी, जिस वजह से वो इस बार आर्ट रूम में जाते हुए सोचती है, ली हमिन सिर्फ वो एक पर्सन है जिससे मैं बात करती हूं, लेकिन यकीनन मैं उसके लिए कुछ नहीं हूं। मुझे भी दूरी बनानी चाहिए। अभी से मैं उसके सब सवालों का जवाब एक शब्द में दूंगी। तभी उसकी नजर हमिन पर जाती है, जो खिड़की पर बैठा होता है और बाहर देख रहा होता है। फिर वो सोमंग को नोटिस करके उसकी तरफ मुड़ता है, जिसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो काफी ज्यादा दुखी लग रहा होता है। उसे ऐसे देखकर सुमांग बताती है, यहां ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे मैं जान सकूं कि ऐसा क्या है जिसने 17 साल के लड़के को इतना थका दिया है। तभी प्रेजेंट में जेमिन के फोन पर उसकी मॉम की कॉल आने लगती है। उसे देखकर वो सुमंग से कहता है, सॉरी मेरी मॉम कॉल कर रही हैं। सुमंग कहती है, कोई बात नहीं। फिर वो थोड़ी दूर जाकर बात करने लगता है। उसे ऐसे देखकर सुमंग सोचती है, अगर मैं सोचूं तो जेमिन की मॉम ली हमिन की भी मॉम होंगी। ये सोचकर वो एक फ्लैशबैक याद करने लगती है। इसे याद करके वो कहती है, क्या अब वो ठीक होंगी? तभी उसे जेमिन की आवाज सुनाई देती है, जहां वो कहता है, क्या? मैं बस थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस मॉम, मैं जल्दी ही आपसे मिलने आऊंगा। ये कहकर वो फोन कट कर देता है। तभी सुमंग पूछती है, क्या हुआ? क्या कुछ अच्छा हुआ है? ये सुनकर जैमिन कहता है, नहीं कुछ नहीं। पर इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर सुमंग हैरान हो जाती है। इसी के साथ हमारा 33 चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर 34 की स्टार्टिंग होती है, जहां जेमिन बता रहा होता है, मॉम को हमसे हाई एक्सपेक्टेशंस थी, पर ये ज्यादा मेरे ब्रदर से थी। मेरे फादर कठोर और साइलेंट टाइप पर्सन थे, लेकिन मैं अपनी मॉम से ज्यादा डरता था, क्योंकि वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती थी, फिर चाहे मेरे ब्रदर कितना भी अच्छा क्यों ना करें। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, छोटा जेमिन रो रहा होता है। तभी उसकी ग्रैंडमदर उन्हें देखती है और जल्दी से उनके पास आती है और उन दोनों को गले लगाते हुए कहती हैं, तुम जरूर अपनी लंबी ट्रिप से थक गए होगे। फिर वो जेमिन की मॉम का फेस पकड़ते हुए कहती है, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को क्या हो गया है? तुम काफी पेल लग रही हो और तुम्हारी आंखें सूज रही हैं। तभी जेमिन की मॉम उन्हें मम्मी कहती हैं और बहुत रोने लगती हैं, जिसे देखकर वो उन्हें गले लगा लेती हैं। ये देखकर जेमिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ये उस टाइम की बात होती है जब जेमिन के भाई हमिन ने सुइसाइड कर लिया होता है। इसके बाद उसकी ग्रैंडमदर उससे कहती है, तुम्हारी माम अभी मुश्किल समय से गुजर रही हैं, इसलिए अभी हमें उनका ध्यान रखना होगा, ठीक है? फिर जेमिन बताता है, उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मेरी माम एक बच्ची बन गई हैं। वो रोती हैं और बस रोती हैं। कुछ दिनों के बाद भी वो बस रो रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है, जेमिन अपनी मॉम को गले लगता है और उन्हें चुप कराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके मॉम। फिर वो बताता है,
इस तरह मैंने रोना बंद कर दिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जेमिन अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। तभी वो कुछ सुनकर शॉक में बोलता है, क्या? जिसकी इतनी शॉकिंग आवाज से सुमंग का भी ध्यान उस पर चला जाता है। फिर उसकी मॉम उसे दोबारा फोन पर बताती है कि तुम्हारा जल्दी ही एक सिबलिंग आने वाला है। ये सुनकर तो जेमिन का फेस पीला पड़ जाता है। आगे उसकी मॉम बताती है, तुम जितने शॉक्ड हो मैं भी उतनी ही हूं। मैं सच में यकीन नहीं कर सकती कि मैं इस उम्र में प्रेग्नेंट हो पाई। वैसे कभी कभी तुम्हें अपने दोस्तों के साथ यहां मरना चाहिए। तुम्हारे स्टेप फादर ने कहा है कि वो तुम्हें कुछ अच्छा खिलाना चाहते हैं। जिसकी रिप्लाई में जेमिन कहता है, कंग्रेचुलेशंस मॉम, और मैं जल्दी ही आपसे मिलने आऊंगा। फिर वो फोन कट कर देता है। तभी सोमंग उससे पूछती है, क्या हुआ? क्या कुछ अच्छा हुआ है? ये सुनकर जेमिन कहता है, नहीं कुछ नहीं। और तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे ऐसे देखकर सुमंग काफी शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां जेमिन ने सोमंग को सब बता दिया होता है। जिसे सुनकर सोमांग हैरान होते हुए कह रही होती है, प्रेग्नेंट? अब जरूर उनका रिलेशनशिप काफी अच्छा होगा। वैसे तुम्हारी मॉम की एज क्या है? ये सुनकर वो एम्बैरेस्ड होते हुए कहता है, वो जल्दी ही 50 की होने वाली है, लेकिन वो अभी न्यूली वेड है, तो इसलिए। उसकी न्यूली वेड वाली बात सुनकर सुमंग कंफ्यूज हो जाती है। तो जेमिन क्लियर करते हुए कहता है, उन्होंने पिछले साल दोबारा शादी की है। मेरे पेरेंट्स ने बहुत समय पहले ही डिवोर्स ले लिया था। मेरे ब्रदर के उस हादसे के कुछ टाइम बाद ही मेरी मॉम यहां से जाना चाहती थी, पर डैड ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन सिर्फ यही रीजन उनके डिवोर्स का नहीं था। मैं अभी पिछले साल तक अपनी मॉम के साथ था। इसके बाद मैं यहां अपने डैड के साथ शिफ्ट हो गया। ये सुनकर सुमांग कहती है, बहुत कुछ हो गया। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि तुमने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ झेल लिया है। फिर वो नर्वस होते हुए कहता है, एनीवे, मैं बस थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था अभी, तो प्लीज भूल जाना जो कुछ तुमने अभी देखा। जिसे सुनकर वो कहती है, हाँ हाँ जरूर, ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। फिर वो खड़े होते हुए कहता है, क्या ये सही होगा अगर आज मैं जल्दी चला जाऊं? समर स्कूल कल से शुरू होने वाले हैं, तो मुझे कल जल्दी उठना होगा। ये सुनकर सुमंग कहती है, हाँ जरूर। वैसे इससे मुझे भी अपने समर स्कूल की याद आ गई। इसके बाद वो उसे बाय कर रही होती है। फिर वो बाय करते हुए सोचती है, एक सिबलिंग, कोई शक की बात नहीं कि क्यों उसके इमोशंस इतने हाई हो गए थे। फिर वो आगे सोचते हुए कहती है, जब एक लाइफ धुंधली हो रही होती है, तभी एक नई लाइफ बॉर्न होती है। फिर वो सामान उठाते हुए सोचती है, अब मुझे भी सफाई करके घर जाना चाहिए। तभी उसे जेमिन का रोता हुआ फेस याद आता है, जिसे याद करके वो सोचती है, वो दोनों अपने आंसुओं से दूसरों को सरप्राइज करने में भी एक जैसे हैं। फिर हम देखते हैं, हामिन की आंखों में आंसू होते हैं, जिसे देखकर सुमंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर वो परेशान होते हुए सोचती है, ली हामिन रो रहा है, लेकिन अभी मैंने अपना माइंड बनाया था कि मैं थोड़ी दूरी बनाऊंगी। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे पूछना चाहिए कि वो क्यों रो रहा है, या फिर उसे एक हग देना चाहिए बिना कुछ पूछे, या मुझे एक जोक कहना चाहिए जिससे मूड हल्का हो सके? तभी वो कुछ न देख पाने का बहाना बनाते हुए कहती है, अरे मैं तो अपने चश्मे पहनना भूल ही गई, इसलिए सभी चीजें मुझे ब्लर दिख रही हैं। तो इसलिए तुम चिंता मत करो मेरी। मैं लगभग ब्लाइंड हो जाती हूं जब मैं अपना चश्मा नहीं पहनती। मैं बाहर जा रही हूं, तो तुम अपना टाइम लो। तभी हमीन अपनी हंसी कंट्रोल करने लगता है, पर फिर वो बहुत तेज तेज हंसने लगता है, जिसे ऐसे देख सोमंग पूछती है, आखिर इतना फनी क्या है? फिर वो हंसते हुए कहता है, अब मेरी आंखों में हंसी की वजह से आंसू हैं। ऐसे तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, जबकि तुम इतनी फनी हो, और मुझे पता है तुम चश्मे नहीं पहनती हो। मैं ठीक हूं, इसलिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहो। उसकी ये बात सुनकर सुमंग ब्लश करने लगती है। फिर वो जल्दी से खुद को थप्पड़ मारते हुए सोचती है, उसकी स्माइल में मत फंसो, तुम्हें दूरी बनानी है। फिर वो अपने फेस पर हाथ रखते हुए पूछती है, तो तुम रो क्यों रहे थे? ये सुनकर हामिन कहता है, मैं रो नहीं रहा था, मैं बस दुखी था, क्योंकि जल्दी ही समर वेकेशन आने वाले हैं और मुझे समर स्कूल जाना होगा। लेकिन मुझे परमिशन नहीं है आर्ट रूम इस्तेमाल करने की। इसलिए मैं दुखी था, क्योंकि मुझे तुम्हें ड्रॉ करते हुए देखना पसंद है। ये बात सुनकर सुमंग सोचती है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ रोने जैसी बात है। क्या ये मेरी टांग खींच रहा है? फिर भी इस बात से तो मैं भी थोड़ी डिसअपॉइंटेड हूं। फिर वो थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछती है,
वेल, अगर ये बात है तो क्या तुम मेरे आर्ट एकेडमिक आना चाहोगे सिर्फ टूर के लिए? ये कहकर वो सोचने लगती है। सच कहूं तो मैं डरी हुई हूं कि कहीं समर ब्रेक के बाद हम पहले की तरह अजनबी ना बन जाएं। फिर आगे वो उससे कहती है, मैं वहां बचपन से क्लास ले रही हूं। उसकी ये बात सुनकर हमिन थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी वो उसे अपना फ़ोन देता है। फ़ोन को देखकर सुमंग पूछती है, क्यों? क्या मेरे दांतों में कुछ फंसा हुआ है? क्या मुझे इसे शीशे की तरह इस्तेमाल करना चाहिए? ये सुनकर वो उससे कहता है, मैं तुमसे तुम्हारे फ़ोन नंबर के बारे में पूछ रहा हूं, वरना समर ब्रेक के दौरान मैं तुम्हें कैसे कांटेक्ट करूंगा। ये सुनकर वो थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है, बेल डोर बजती है, जिसे सुनकर आर्ट डायरेक्टर दरवाजे की तरफ देखने लगती है जहां सुमंग और हमीन अंदर आ रहे होते हैं। जहां सुमंग आते हुए कहती हैं, इसने कहा इसे अच्छा लगेगा यहाँ का टूर करके। इसी के साथ 34 चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर 35 की स्टार्टिंग वहीं से जहां हमिन आर्ट एकेडमिक आया होता है। वो वहां सभी चीजें देख रहा होता है। तभी सोमंग काफी एक्साइटेड होकर उसके पास आती है और उससे कहती है, देखो, कभी कभी हम क्ले से भी चीजें बनाते हैं। उसे देखकर हमिन कहता है, ये अजीब दिख रहा है। फिर वो आसपास ड्राइंग्स देखने लगता है। वहीं पीछे सोमंग उसकी अजीब वाली बात सुनकर दुखी होती है। तभी उसकी नज़र एक पेंटिंग पर जाती है, जिसे देखते हुए वो पूछता है, क्या ये आर्ट डायरेक्टर ने पेंट किया है? ये सुनकर आर्ट डायरेक्टर खुश होते हुए कहती है, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? जिसके रिप्लाई में हमिन कहता है, क्योंकि ये काफी इंटेंस है और कूल भी। फिर ऐसे ही वो बात करने लगते हैं, जिसके बाद आर्ट डायरेक्टर हमिन की तरफ एक पेपर, पेंसिल और इरेजर बढ़ाते हुए कहती है, ऑल राइट, अगर तुम आसपास सब देख चुके हो तो कैसा हो कि तुम अब कुछ ड्रॉ करो। ये देखकर हामिन कहता है, लेकिन मैं तो बस यहां टूर के लिए आया था। ये सुनकर आर्ट डायरेक्टर काफी डरावने अंदाज में कहती है, अगर ऐसा था तो तुम्हें आर्ट म्यूजियम जाना चाहिए था। ये वो जगह है जहां लोग ड्राइंग करने आते हैं। अगर तुम यहां हो तो तुम्हें ड्रॉ करना होगा। उन्हें ऐसे देख हामिन डर जाता है। फिर वो उससे कहती है, कुछ भी चलेगा तो एक बार ट्राई करो। ये सुनकर वो कंफ्यूज होकर पेपर को देखने लगता है। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वो दोनों जा रहे होते हैं और आर्ट डायरेक्टर उन्हें बाय कर रही होती हैं। उन्हें ऐसे देख सुमांग मन में सोचती है, जरूर इन्हें हमीन काफी पसंद आया है। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर सुमंग उसे बाएं करके जाने लगती है। तभी हमीन कहता है, क्या तुम अभी से जा रही हो? क्या तुम्हें कुछ काम है या कुछ और? ये सुनकर वो कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमीन अपनी वॉच की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, फिर तो क्या तुम हैंग आउट करना चाहोगी? ये सुनकर वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और उसे देखने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक कैफे में बैठे होते हैं, जहां हमीन उसे बताता है, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था कि मैं लाइब्रेरी हूं, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा मेरा घर वापस जाना। ये सुनकर सुमंग सोचती है, अच्छा, इसलिए मैं तो यहां कुछ और ही सोच रही थी। फिर आगे वो कहता है, बदले में तुम कुछ भी ऑर्डर कर सकती हो, जो भी तुम चाहो। ओह, तो क्या हमें रेस्टोरेंट जाना चाहिए बजाय कैफे के? मेरे ख्याल से तुम्हें भूख लगी होगी। ये सुनकर सुमंग कहती है, नहीं नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है। फिर वो सोचती है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है किसी लड़के के साथ कैफे आना, तो मुझे नर्वस फील हो रहा है। आगे वो कहती है, लेकिन क्या तुम अपने पेरेंट्स से नहीं कह सकते कि तुम अपने फ्रेंड के आर्ट एकेडमी विजिट करने जा रहे हो? तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम लाइब्रेरी जा रहे हो? तो हमिन शांति से बताता है कि मेरे पेरेंट्स हेट करते हैं जब मैं ड्राइंग करता हूँ। वो चाहते हैं मैं मेडिकल स्कूल या लॉ स्कूल जाऊं, इसलिए वो नहीं चाहते कि मैं किसी और चीज पर अपना टाइम वेस्ट करूं। ये सुनकर सुमंग आश्चर्य होते हुए कहती है, अच्छा, ऐसा है। आगे वो सोचती है, तभी इसके हमेशा इतने अच्छे ग्रेड्स आते हैं। ये ऐसा फील हो रहा है जैसे हम अलग दुनिया में रहते हैं। फिर आगे वो हिचकिचाते हुए कहती है, मैं जानती हूं तुम क्या करते हो, इसमें मुझे कुछ कहने का कोई हक नहीं, पर मैं थोड़ी दुखी हूं कि तुम ड्रॉ नहीं कर सकते। सच कहूं तो अभी आर्ट एकेडमी में तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया था, क्योंकि तुमने काफी सीरियस होकर ड्रॉ किया। मैंने देखा तुमने कितनी मेहनत की और उससे भी ऊपर तुम्हारी ड्राइंग। सच कहूं तो मुझे धोखा मिलने जैसा फील हुआ।
तुम्हें अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं और तुम ड्रॉ करने में भी अच्छे हो, और तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम ड्रॉ करना जानते हो। तुमने मुझे बस ड्रॉ करते हुए देखा शांति से अभी तक। ये सुनकर हामिन कहता है, तुमने कभी पूछा ही नहीं, और कौन अपनी तारीफ करता फिरता है? तो सुमंग कहती है, मैं करती हूं। एनीवे, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि तुम्हें ड्राइंग करते रहना चाहिए। तभी डेस्क पर रखा एक डिवाइस बजने लगता है, जिससे पता चलता है कि उनका ऑर्डर रेडी हो गया है। इसे देखकर सुमांग उठते हुए कहती है, मैं लेकर आती हूं। तभी हमिन उस डिवाइस को लेता है और हल्के से सुमांग के सर पर टैप करता है और जाते हुए कहता है, मैं लेकर आता हूं। ये सुनकर वो ऑकवर्ड होते हुए उसका थैंक्स करती है, फिर अपने सर को रब करते हुए ब्लश करने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो काफी शॉक्ड होते हुए कह रही होती है, आखिर तुम क्या ड्रिंक कर रहे हो? ये सुनकर हामिन शांति से कहता है, ए मिंट चॉकलेट चिप शेक। मैं इसे हमेशा समर के दौरान पीता हूं, ये मुझे रिफ्रेश फील कराता है। ये अच्छा है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी? पर सुमंग उस ड्रिंक को देखकर काफी गंदा सा मुंह बनाती है, फिर वो उसे देखकर हंसने लगता है। इसके बाद वो दोनों कैफे से बाहर आ जाते हैं, जहां सुमंग कहती है, तो मेरे ख्याल से अब मैं तुमसे स्कूल में मिलूंगी। ये सुनकर हामिन कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, थैंक्स आज मेरे साथ हैंग आउट करने के लिए। फिर वो दोनों बाय कहकर वहां से जाने लगते हैं, पर तभी सुमंग रुकती है और कहती है, हमिन, तुमने मुझसे पूछा था पिछले दिन कि क्या ड्राइंग करना मजेदार है, तो तुम्हारे लिए ये कैसा था? क्या ये मजेदार था? ये सुनकर हामिन कहता है, नहीं, ये बिल्कुल वैसा था जैसा तुमने कहा था। फिर आगे वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने फाइनली फील किया कि मैं सांस ले सकता हूं। इसके बाद हमें समर स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां वो दोनों अपनी नॉर्मल पोजीशंस पर आ गए होते हैं, एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सुमंग आर्ट एकेडमी के बाहर खड़ी होती है और सोचती है, बहुत गर्मी हो रही है, मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तभी हमिन सोमंग के गले पर जूस का कैन लगाता है, जिससे वो काफी चौंक जाती है और गुस्सा करते हुए कहती है, हमिन। फिर वो हंसते हुए कहता है, ये लो तुम्हारे लिए। तभी वो उसे लेने के लिए हाथ आगे करती है, पर हमिन जल्दी से उसे पीछे कर लेता है और कहता है, ओ, तुमने अपने बाल बांधे हैं, ये स्कूल के समय खुले हुए थे। ये सुनकर सुमंग कहती है, हाँ पर मैंने इसे बांधा क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है। तभी वो उसके सर पर वो कैन रख देता है, फिर वो उसे जल्दी से पकड़ते हुए कहती है, आखिरकार मैंने इसे पकड़ लिया। पर हमिन उसके बालों को एडमायर करते हुए कहता है, कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम बाल बांधकर और क्यूट लग रही हो। ये सुनकर सुमंग ब्लश करने लगती है। फिर वो दोनों आर्ट एकेडमी जाने लगते हैं, जहां सुमंग कहती है, लेकिन क्या तुम मुसीबत में नहीं फंस जाओगे जब तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेगा कि तुम यहां आ रहे हो? ये सुनकर वो कहता है, तो यकीनन मुझे अपना बेस्ट ट्राई करना होगा ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं। इसी के साथ हमारा 35 चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर 36 की स्टार्टिंग होती है, जहां सुमंग हमीन से कह रही होती है, क्या एकेडमी तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करके नहीं बता देंगे कि तुम उनसे वापस रिफंड ले रहे हो और अब वहां स्टडी करने नहीं जाओगे? ये सुनकर हमीन शांति से कहता है, मेरी रेपुटेशन एक अच्छे स्टूडेंट की है, तो मैंने उनसे कहा कि मैं अकेले पढ़ाई ज्यादा अच्छे से कर लेता हूं लाइब्रेरी में, तो वो इसमें क्या ही कर सकते हैं। आगे वो कहता है, वैसे भी मैं हमेशा एकेडमी से लाइब्रेरी खुद पढ़ने जाता था। ये सुनकर सुमंग कहती है, क्या तुम जस्ट इसके बाद डायरेक्ट लाइब्रेरी जाते हो? सच में, जिन स्टूडेंट्स को अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं वो काफी मेहनत से पढ़ाई करते हैं छुट्टियों के दौरान भी। तो हमिन कहता है, हाँ, पर यह कम थका देने वाला होगा अगर मुझे कम ग्रेड्स मिले। ये सुनकर सुमंग कहती है, वाओ तुम कितने एरोगेंट हो। एरोगेंट वाली बात सुनकर हमिन गुस्सा हो जाता है और अपना वजन सुमंग के ऊपर डालते हुए कहता है, क्या एरोगेंट? स्मार्ट लोगों के पास भी उनकी खुद की प्रॉब्लम्स होती है। तो सुमंग उसके भारी वजन की वजह से कहती है, हाँ ठीक है ठीक है, तुम एरोगेंट नहीं हो, बस वो पार्ट छोड़कर जहां तुमने खुद को स्मार्ट कहा। ये कहकर वो हंसने लगती है। उन्हें ऐसे देखकर आर्ट डायरेक्टर भी खुश हो रही होती है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां फिर से वो दोनों नॉर्मल मतलब अजनबी होने का प्रिटेंड करने लगते हैं। इसी बीच हमिन के पास वाली एक लड़की कहती है, हमिन, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारा पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जबकि मुझे लगता है बहुत सी लड़कियां हैं जो तुम्हें पसंद करती हैं। तभी चश्मे वाला लड़का कहता है, हे,
हमिन पर अपने मूव मत चलाओ। तो हमिन उस लड़की को काफी पोलाइटली कहता है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। उसकी ऐसी एक्टिंग को देखकर सुमंग की हंसी निकल जाती है। फिर वो आगे बढ़कर परेशान होते हुए सोचती है, अरे मैंने ये क्या कर दिया, मेरा कोई इरादा नहीं था इतनी तेज हंसने का। वहीं वो लड़की सुमांग को देखते हुए कहती है, क्या वो लड़की अभी हमारी बात पर हंसी? तो हमिन सुमंग को बचाते हुए कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो वहीं वो चश्मे वाला लड़का इन सब चीजों से कंफ्यूज होता है। इसके बाद हमें आर्ट स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है जहां हमिन सुमंग से पूछ रहा होता है, क्या जो हुआ वो सच में इतना मजेदार था? ये सुनकर सुमंग घबराते हुए कहती है, वेल, तुम्हें इतना अच्छा बनने का नाटक करते हुए देखना ये काफी ग्रोस सा था। ये सुनकर वो गुस्से से उसका सर दबाते हुए कहता है, क्या सच में? तो सुमंग घबराते हुए डायरेक्टर से उसे बचाने को कहती है, पर डायरेक्टर तो हंसने में बिजी होती है। इसके बाद सुमंग हंसते हुए कहती है, तुम्हारे दो चेहरे हैं। ये सुनकर वो भी हंसते हुए कहता है, क्या तुम मरना चाहती हो? फिर सुमंग अपने आगे के बालों को पकड़ते हुए कहती है, मेरे बैंग्स बड़े हो रहे हैं और मेरी आंखों में लगते रहते हैं, पर हेयर सैलून जाना सच में थका देने वाला काम है। तो मुझे लगता है मुझे खुद से ही कैंची से इसे हल्के से काट लेना चाहिए। उसकी ये बात वहां खड़ा हामिन भी सुन लेता है, जिसके हाथों में कैंची होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहां सुमंग घबराते हुए कह रही होती है, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। पर हमिन तो फुल कॉन्फिडेंस में कहता है, मुझ पर यकीन करो, मैं अपने हाथों से काम करने में अच्छा हूं। और सोमंग तो डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, नहीं, मुझे लगता है मुझे हेयर सैलून ही जाना चाहिए। पर हामिन उसकी बात नहीं सुनता और उसके बाल काटने लगता है। इसके बाद वो उससे कहता है, सब हो गया, ये अच्छे लग रहे हैं, अपनी आंखें खोलो और एक बार देखो। ये सुनकर सोमंग कहती है, क्या सच में? देखो, मैं तुम पर यकीन कर रही हूं। ये कहकर वो अपनी आंखें हल्के से खोलते हुए सोचती है, क्या होगा अगर ये अजीब लगेगा तो? नहीं, पर यह सच है कि वो अपने हाथों से काम करने में अच्छा है। लेकिन मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? तभी उसकी नजर हमिन पर जाती और उसे देखने लगती है, जहां वो दोनों ही एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। उसे इतना पास देख हमिन भी नर्वस हो जाता है। फिर जल्दी से अपने फेस पर हाथ रखकर अपनी नजर दूसरी साइड करता है। इसके बाद वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और उसके सर को पकड़ लेता है, जिससे वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो सुमंग के सर को थोड़ा पीछे करता है और अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, मेरा मतलब था शीशे में देखो, ना कि मुझे। आखिर तुम मेरी तरफ क्या सोचकर देख रही थी? ये कहकर वो हंसने लगता है और सुमंग इस बात से शर्मिंदा हो जाती है। फिर वो उसके सामने आर्ट स्टूडियो का शीशा रखता है, जो खुद का पोर्ट्रेट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। पर सोमंग तो अभी के हुए एक्सीडेंट से ही कंफ्यूज होती है, जिसकी वजह से वो अपने बालों पर ध्यान नहीं देती। पर तुरंत ही उसे रियलाइज होता है कि उसके आगे के बाल जरूरत से ज्यादा छोटे हो गए हैं, जिसे देखकर वो काफी तेज चीखती है। जहां आर्ट डायरेक्टर तो अभी भी हंस रही होती हैं। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां सोमंग अपनी क्लास में बैठी ड्राइंग कर रही होती है। पर तभी वहां हमिन आता है और सोमंग भी उसे नोटिस कर लेती है। तभी वो उसकी तरफ पॉइंट करता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे हाई करता है। ये देखकर वो कंफ्यूज होकर अपना हाथ उठाती है और मन में सोचती है, आखिर ये अचानक से ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा है, जैसे मुझे जानता है? क्या ये मुझे मनाने आया है क्योंकि मैं इस पर गुस्सा हुई थी मेरे छोटे बाल काटने की वजह से? पर तभी हमिन सोमंग के आगे बैठे लड़के से बात करने लगता है। ये देखकर वो अपना हाथ और गर्दन दोनों ही नीचे कर लेती है और शर्मिंदा हो जाती है। पर तभी हमीन उसके डेस्क पर अपना हाथ रख लेता है, जिसे देखकर सुमंग अपने मन में कहती है, ये मेरे डेस्क पर है, चलो भी अपना हाथ हटाओ। फिर वो उस लड़के को बाय कहकर वहां से जाने लगता है और हल्के से अपना हाथ उसके डेस्क से हटाता है, जो देखकर सुमंग कंफ्यूज होती है और फिर वो हंसने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है, हमिन ने सुमंग को एक चॉकलेट दी होती है, जिस पर उसने सॉरी भी लिखा होता है। इसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहां सुमंग की आंख खुलती है फोन के रिंगटोन से। फिर वो अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, ये उस टाइम की बात है जब मैंने हमिन को जानना शुरू किया था। मैं तो भूल ही गई थी कि उसने एक बार मेरे बाल काटे थे। फिर आगे वो उठते हुए सोचती है, मुझे लगातार उन दिनों के बारे में सपने आ रहे हैं। क्या ऐसा जेमिन की वजह से है? तो क्या मैं उस दिन के बारे में भी सपना देखूंगी? इसके बाद हमें दिखाया जाता है, जेमीन कह रहा होता है, मैं कुछ ज्यादा ही पूछ रहा हूं, है ना?
तुम ना कह सकती हो अगर तुम ये नहीं चाहती तो। ये सुनकर सेओनहुई हैरान होते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती, मैं बस थोड़ा सरप्राइज हो गई थी। आगे वो चौंकते हुए कहती है, तो तुम कह रहे हो मैं तुम्हारे साथ आऊं जब तुम अपने मॉम और स्टेपडैड से मिलने जाओ। तो जेमिन कहता है, हाँ, ऐसा ही कुछ। वो मुझसे पूछ रहे हैं कुछ दोस्तों को इनवाइट करने के बारे में, तो मैं सोच रहा था ये अच्छा होगा कि वो दोस्त वो हों जो मेरे सिचुएशन के बारे में पहले से ही जानता है। हाँ, लेकिन तुम अकेली नहीं होगी, मैं होजुन और औरों से भी आने के बारे में पूछूंगा। हाँ, अगर तुम्हें लगता है तुम खुद से बोर हो जाओगी तो तुम भी बुला लेना। इसी के साथ हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां बोमी आई होती है स्योनहुई के बुलाने पर, और जिनयुंग आया होता है बोमी के साथ। बोमी जेमिन के एक दोस्त को हाई करती है जो जेमिन के बुलाने पर वहां आया होता है, पर वो इस ग्रुप कॉम्बिनेशन से थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। फिर स्योनहुई जेमिन से पूछती है, बस यही, होजुन ग्वन और योंगसेओप सिन का क्या हुआ। ये सुनकर जेमिन बताता है, वो नहीं आ सके क्योंकि उनके पहले से ही कुछ प्लान्स थे। और हाँ, बस से ये थोड़ी लंबी राइड होने वाली है, तो इससे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। ये सुनकर बोमी कहती है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसा लग रहा है जैसे हम सभी ट्रिप पर जा रहे हैं, और वैसे मौसम थोड़ा खराब है मेरे ख्याल से। इसी के साथ हमारा 36वां चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर 37 की स्टार्टिंग होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि हामिन के डेथ के बाद उसकी मॉम स्कूल में कॉल करके पूछती है, हेलो, मैं हामिन की मॉम बोल रही हूँ, क्या आप मुझे हामिन के क्लोजेस्ट फ्रेंड का फ़ोन नंबर दे सकते हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो फ़ोन नंबर लेकर कई स्टूडेंट से बात करती हैं, पर किसी को उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता होता। फिर एक स्टूडेंट उनसे कहता है, हम इन सभी के साथ अच्छे से रहता था, हम स्कूल में एक साथ हैंग आउट करते थे, लेकिन हम सभी बस उसके फॉलोअर्स थे और हामिन ने कभी खुद के बारे में बात नहीं करी। ये सुनकर वो कहती है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, उसके तो बहुत सारे दोस्त थे। इतना कहते ही वो काफ़ी परेशान हो जाती है और चीखते हुए कहती हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम में से कोई भी एक इंसान उसके बारे में कुछ नहीं जानता है। तभी उसके डैड उनसे फ़ोन ले लेते हैं और कॉल पर बात करते हुए उस स्टूडेंट से कहते हैं, मुझे माफ़ करना, हामिन की मॉम अभी डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रही हैं, इसीलिए उनकी किसी बात को माइंड मत करना। फिर वो कॉल रखने के बाद उनसे कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हें नींद की ज़रूरत है। पर तभी वो बड़बड़ाने लगती है, उसके पास कभी कोई नहीं था, ना ही दोस्त और ना ही हम। हमने उसके साथ ऐसा किया जिस वजह से उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। इसी के साथ हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहां मौसम खराब हो रहा होता है। ये देखकर जेमिन का दोस्त कहता है, ऐसा लग रहा है कल बारिश होगी, पर अभी से मौसम इतना खराब है। वैसे तुम जानते हो, ये मेरा फर्स्ट टाइम है इतना फॉर्मल विजिट करना अपने किसी दोस्त के घर पर। आखिर मैं इतना नर्वस क्यों फील कर रहा हूं। तो जेमिन कहता है, मुझे लगता है सभी ऐसा फील कर रहे हैं, मुझे अकेले ही जाना चाहिए था। मुझे माफ करना तुम सभी, मेरी मॉम बहुत लंबे टाइम से मेरे दोस्तों से मिलना चाहती थी। ये सुनकर स्योनहुई कहती है, ये ठीक है, आखिर तुम किस लिए माफी मांग रहे हो। फिर उसका दोस्त कहता है, ऐसा जरूर इसलिए होगा, तुम साथ में नहीं रहते हो तो ये नेचुरल है कि वो थोड़ी चिंता करे। फिर बोमी कहती है, हाँ सही बात, तो तुम किस लिए माफी मांग रहे हो, हम बस एक दोस्त के घर विजिट कर रहे हैं। इसके बाद फिर उसका दोस्त कहता है, और मैं सच कहूं तो तुमने कभी कुछ पर्सनल हमारे साथ शेयर नहीं करा, तो होजुन और योंगसेओप सच में आना चाहते थे, लेकिन वो अपने प्लान्स की वजह से नहीं आ सके। ये सुनकर जयमिन कहता है, क्या सच में वो आना चाहते थे। तो उसका दोस्त कहता है, तुम्हें पता है वो लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं, वो लोग मुझे इतने सारे मैसेज कर रहे हैं, ये सच में अनोइंग है, इसलिए मैं उन्हें इग्नोर कर रहा हूं। ये सुनकर जयमिन कुछ नहीं कहता, पर उसकी चिंता दूर हो जाती है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां जेमिन कॉल पर अपनी मॉम से बात करते हुए कह रहा होता है, हाय मॉम, हम अभी बस से उतर गए हैं क्या। नहीं, हमने अभी किसी को नहीं देखा। एक ब्राइट रेड टी शर्ट। तभी जिनयुंग की नज़र एक आदमी पर जाती है, फिर वो उनकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, वहां रेड टी शर्ट है। ये सुनकर सभी उस साइड देखने लगते हैं। फिर वो कहते हैं, हाँ, लेकिन ये एक अजीब ओल्ड मैन है, मैंने अभी उनके टी शर्ट के साथ आई कॉन्टैक्शन करा। ओह, वो हमारी तरफ देख रहे हैं। फिर जिनयुंग कहता है, वो हमें देखकर हाथ हिला रहे हैं।
तो बोमी कहती है, ज़रूर ये हम नहीं होंगे, क्योंकि हम इन्हें नहीं जानते हैं। फिर वो कहते हैं, एक अजीब आदमी हमारी तरफ आ रहा है। पर तभी जैमिन कॉल पर बोलता है, अच्छा, तो वो मेरे स्टेपफ़ादर हैं। ये सुनकर तो वो चारों ही काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो जैमिन के पास आकर कहते हैं, बहुत टाइम हो गया तुम्हें देखे, मुझे लगता है तुम थोड़े लंबे हो गए हो। तो जैमिन हिचकिचाते हुए कहता है, हेलो, आप कैसे हैं? पर तभी वो उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं और उसे काफ़ी कस कर गले लगाते हुए कहते हैं, तुम्हारा वेलकम है घर पर इतनी तेज गले लगाने की वजह से उसकी हड्डी चटकने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो सभी सोचते हैं, आखिर अभी ये कैसी आवाज़ थी? फिर उनकी नज़र जेमिन के दोस्तों पर जाती है, जिन्हें देखकर वो कहते हैं, ओह जेमिन के दोस्त। फिर वो वहां से आगे जाते हुए कहते हैं, तुम सभी भूखे होगे इतनी लंबी बस राइड के बाद, तो चलो तुम्हें कुछ खिलाया जाए। पर जेमिन का दोस्त तो उन्हें हेलो बोलने जा रहा था, पर उसे मौका ही नहीं मिलता। वो सभी कंफ्यूज होते हैं कि अभी क्या हुआ। फिर जेमिन का दोस्त कहता है, मुझे लगता है स्टेप फादर होना आसान नहीं होता। ये सुनकर सियोन हुई पूछती है, क्यों? तो वो कहता है, मैंने सोचा था जेमिन अपने स्टेप फादर के साथ अच्छे से होगा, जैसी उसकी पर्सनालिटी है, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है उसे इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल देखना किसी के साथ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जेमिन का हाथ पकड़ते हुए उसे घर के अंदर आ रहे होते हैं और कहते हैं, हनी, बच्चे आ गए हैं। ये सुनकर जेमिन की मॉम सभी का एक वार्म स्माइल के साथ वेलकम करती है। इसी के साथ हमारी स्टोरी वापस पास्ट में जाती है, जहां बारिश हो रही होती है। ये देखकर आर्ट डायरेक्टर कहती है, आज बहुत तेज बारिश हो रही है, क्या तुम दोनों अपना छाता अपने साथ लाए हो? ये सुनकर वो दोनों हाँ में जवाब देते हैं। पर दिखाया जाता है हमिन किसी वजह से दुखी लग रहा होता है। ये देखकर सुमंग सोचती है, आज ये थोड़ा डाउन सा लग रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है आर्ट स्टूडियो से निकलते हुए सुमंग। हम इनसे कहती है, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर वो पूछता है, क्यों? तो सुमंग कहती है, तुम थोड़े डाउन से लग रहे हो और आज तुमने मुझे ज्यादा चढ़ाया भी नहीं। तो हमिन कहता है, मुझे लगता है मैं बारिश के टाइम अच्छे मूड में नहीं रहता हूं। ये सुनकर वो पूछती है, ऐसा क्यों? तो वो कहता है, वेल, समर के दौरान सांस लेना बहुत मुश्किल होता है नमी की वजह से। कभी कभी ये बहुत बुरा हो जाता है कि मुझे लगता है मैं मरने के करीब हो गया हूं, और बारिश हवा को और ज्यादा सफोकेटिंग बना देता है। ये सुनकर वो उससे कहती है, क्या तुमने कभी बारिश में खेला है जब तुम बच्चे थे? तो हमिन कंफ्यूज होकर कहता है, नहीं, पर क्यों? ये सुनकर वो शांति से कहती है, मुझे बारिश के टाइम बाहर खेलना काफी पसंद था जब मैं बच्ची थी, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें एग्जैक्टली किस चीज की जरूरत है। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे खींचने लगती है, जिससे वो कहता है, आखिर तुम क्या कर रही हो? तो सुमंग ब्राइट स्माइल करते हुए कहती है, बारिश के साथ मेमोरी बनाए हुए बहुत लंबा टाइम हो गया है, तो चलो कुछ अच्छी मेमोरी बनाते हैं। इसी के साथ हमारा 37वां चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर 38 की स्टार्टिंग होती है, जहां सुमंग हमिन का हाथ पकड़ते हुए बारिश में खींचते हुए ले जा रही होती है। ये देखकर वो बारिश से बचने की कोशिश कर रहा होता है, पर सुमंग तो खुश हो रही होती है। तो हमीन गुस्सा करते हुए कहता है, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा हाथ छोड़ सकती हो ताकि मैं अपने बैग से छाता निकाल सकूं? पर वो हंसते हुए मना कर देती है, जिससे हमिन और गुस्सा हो जाता है। फिर वो रुकती है और हंसते हुए कहती है, ये सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है हमारा फ्रीडम को फील करने का, बारिश में भीगना चलते हुए बिना छाते के। फिर वो प्यारी सी स्माइल करते हुए कहती है, अगर तुमने अभी तक ये नहीं किया तो तुमने बहुत अच्छी चीज मिस कर दी। उसे वो ऐसे देख ब्लश करने लगता है और फिर अपने फेस को कवर करता है। इसके बाद वो अपने दूसरे हाथ से सुमंग का हाथ नीचे कर रहा होता है। ये देखकर उसे लगता है कि वो उससे अपना हाथ छुड़ा रहा है, तो वो कहती है, हे, अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चीटिंग है। पर वो शांत हो जाती है जब वो देखती है उसने उसका हाथ नहीं छुड़ाया होता है। फिर वो उससे कहता है, अगर तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना ही है तो इसे प्रॉपर्ली करो। ये सुनकर वो ब्लश करने लगती है। इसके बाद वो हंसने लगती है। ये देखकर वो उससे पूछता है, आखिर इतना हंसने वाली बात क्या है? तो वो कहती है, लोग हमें छुप छुप कर देख रहे हैं जैसे ही वो हमारे पास से गुजर रहे हैं। मुझे यकीन है उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि हम बहुत डेस्परेट हैं अटेंशन पाने के लिए।
ये सुनकर वो भी इस चीज के साथ अग्री करता है और आगे कहता है, फिर भी ये ज्यादा मजेदार है जितना मैंने सोचा था, उससे भी ज्यादा। ये कहकर वो उसके ऊपर बारिश के पानी की छींटे डालता है और इसी तरह वो दोनों बारिश में मजे करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमिन कंप कंपाते हुए कह रहा होता है, एनीवे, ये अभी तक मजेदार था, लेकिन अब क्या? ये सुनकर सुमंग कहती है, सच कहूं तो मैंने ये चीज बचपन के बाद से ट्राई नहीं करी, क्योंकि भीगने के बाद का पार्ट मुझे पसंद नहीं। ये सुनकर वो कहता है, क्या मैं तुम्हें सर पर मार सकता हूं? तो वो कहती है, नहीं। तभी सुमंग की नजर हमीन के स्कूल फ्रेंड्स पर जाती है, तो फिर वो जल्दी से हमीन को धक्का देकर एक पतली गली में छुप जाती है और वहीं वो दोनों बात करते हुए आगे चले जाते हैं। उन्हें आगे जाते हुए देख वो हमीन से कहती है, क्या वो तुम्हारे दोस्त नहीं थे? तो हमीन कहता है, हाँ, तुम सही हो। मुझे लगता है वो पास में ही कहीं प्राइवेट एकेडमिक जाते होंगे, लेकिन मैं माइंड नहीं करूंगा अगर वो हमें साथ में देख लेंगे तो। पर सुमंग कहती है, लेकिन मैं करूंगी। ये सुनकर हमीन हैरान होते हुए कहता है, क्या? पर मैंने सोचा था कि तुम हर्ट हुई हो। तभी वो ब्लश करने लगता है और अपनी गर्दन दूसरी तरफ करते हुए कहता है, क्योंकि मैंने प्रिटेंड किया तुम्हें न जानने का स्कूल में। ये कहकर ही वो उसे अपना बैग पकड़ने को कहता है। फिर वो उसका बैग लेते हुए कहती है, तो तुम जानते थे? सच कहूं तो मैं शुरू में नाराज हुई थी, पर फिर मैंने इसके बारे में सोचा कि इस पूरे टाइम मैं स्कूल में अकेली थी, और अगर लोगों को इसके बारे में पता चल गया कि मैं इस तरह तुम्हारे साथ हैंग आउट करती हूं, तो वो सभी इस बारे में गॉसिप करना स्टार्ट कर देंगे। और कुछ लड़कियों का मेरी क्लास में तुम पर क्रश है, तो तुम्हें भी ध्यान रखना होगा, ठीक है? तो हमिन ब्लश करते हुए उसे अपनी शर्ट देता है और उसे कहता है, मैं समझ गया, तो चलो अब जल्दी से इसे ले लो। ये सुनकर वो मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, मुझे पता है तुम्हें भी ठंड लग रही है। तभी वो उससे कहता है, मैं ये देख सकता हूं स्टूपिड। ये सुनकर सुमंग का चेहरा पीला पड़ जाता है और उसे एहसास होता है। फिर वो जल्दी से उसकी शर्ट पहनने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है आर्ट डायरेक्टर घड़ी देखते हुए सोचती है, मुझे लगता है आज मुझे बारिश की वजह से जल्दी घर चले जाना चाहिए। उसी टाइम लाइट चली जाती है। तभी उन्हें किसी के अंदर आने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो सोचती है, मैंने अभी किसी और के आने की एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी। तभी दो लोग उनके सामने आते हैं और कहते हैं, हेलो। तभी बहुत तेज बिजली कड़कती है और आगे वो कहते हैं, बहुत बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ये देखकर तो आर्ट डायरेक्टर काफी ज्यादा डर जाती है। इसी के साथ हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहां वो सभी खाने को देखकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और पूछते हैं, क्या आपने ये सब बनाया है? तो जेमिन की मॉम कहती है, नहीं, मैंने ये सब खरीदा है। फिर आगे वो कहती हैं, मैं ज्यादा अच्छी कुक नहीं हूं, लेकिन खाना अच्छा होगा क्योंकि मैंने इसे एक पॉपुलर रेस्टोरेंट से खरीदा है। हाँ, लेकिन तुम डिजर्ट से उम्मीद लगा सकते हो, क्योंकि ये एक काबिल बेकर ने बनाया है। ये सुनकर वो लोग जेमिन से कहने लगते हैं, हम नहीं जानते थे कि तुम्हारी मॉम बेकर है। पर तभी उसकी मॉम कहती है, जेमिन के स्टेपडैड बेकर हैं। इसके बाद वो सभी बैठ जाते हैं और हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी जेमिन के स्टेपडैड कहते हैं, तो जेमिन स्कूल में कैसा है? ऐसा लगता है कि ये स्कूल में काफी पॉपुलर होगा, लेकिन मैंने सुना अभी तक इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो जेमिन का दोस्त कहता है, हाँ, ये पॉपुलर है, पर दुखी की बात यह है कि ये ज्यादा लड़कों के बीच पॉपुलर है। ये सुनकर उसके स्टेपडैड हंसने लगते हैं। फिर बोमी कहती है, जेमिन की पर्सनैलिटी काफी अच्छी है, तो सभी उसे पसंद करते हैं और टीचर्स भी। तभी उसकी मॉम कहती है, हाँ, जेमिन की पर्सनैलिटी काफी अच्छी है, और जब ये छोटा था तब भी ये काफी काइंड और सेंसिटिव था और हमेशा सबसे जुड़ता था। ये हमेशा ब्राइट बॉय रहा है। जेमिन जब छोटा था तो उसने मेरी काफी मदद की थी जब मैं मुश्किल टाइम से गुजर रही थी। इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां जेमिन की मॉम जेमिन से कह रही होती है, जेमिन, तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, है ना? मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगी जब तक तुम मेरे साथ रहोगे, एक ब्राइट स्माइल के साथ। इसी के साथ हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहां जेमिन ना चाहते हुए भी स्माइल कर रहा होता है। इसी के साथ हमारा 38 चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर 39 की स्टार्टिंग होती है, जहां हमें दिखाया जाता है बहुत तेज बिजली की घरघराहट के साथ सुमंग कहती है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। तभी लाइट आ जाती है और आर्ट डायरेक्टर उन्हें देखकर कहती हैं, गुडनेस, तुमने मुझे डरा ही दिया। मैं डर से बेहोश हो जाती अगर लाइट नहीं आई होती तो। फिर वो उन दोनों को कपड़े देती हैं।
इसके बाद वो दोनों कपड़े पहन लेते हैं जहां हमिन कहता है, ये काफ़ी छोटा है। तो सोमंग कहती है, लंबाई तो ठीक है पर यह मुझे ज़्यादा ढीला है। फिर वो हमिन को देखकर हंसने लगती है, जिससे गुस्सा होकर हमिन कहता है, क्या तुम मरना चाहती हो? फिर आर्ट डायरेक्टर उनसे कहती है, अगर तुम दोनों ने कपड़े चेंज कर लिया है तो खड़े होकर कप कपाना बंद करो और वहां सोफे पर जाकर बैठो। ये सुनकर वो दोनों यस मैम कहते हैं। फिर वो एक ब्लैंकेट निकालते हुए कहती है, यहाँ सिर्फ एक ब्लैंकेट है तो ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, पर ठंड लगने से बेहतर है। फिर वो जाते हुए कहती है, मैं जा रही हूं तुम्हारी यूनिफॉर्म और शूज वॉश और ड्राई करवाने, तो बस यहाँ इंतजार करो। ये सुनकर सुमंग उनसे कहती है, वी लव यू। इसके बाद वो दोनों शांति से सोफे पर बैठे होते हैं। फिर सुमंग कहती है, आज आर्ट डायरेक्टर की वजह से हम बच गए। तो हमिन कहता है, हाँ। फिर सुमंग कहती है, एक बार डायरेक्टर ने कहा था, उनके 5 बच्चे हैं और आजकल वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का भी ध्यान रख रही हैं। मेरे ख्याल से इसलिए ही उन्हें ऐसी चीजें हैंडल करने की आदत है। तो हमीन कहता है, इसलिए मुझे फिर से एक बच्चे जैसा महसूस हो रहा था। वो अमेजिंग है। फिर सुमंग हमीन से पूछती है, लेकिन क्या तुम अभी भी लाइब्रेरी जाओगे? तो हमीन कहता है, नहीं मैं नहीं जा रहा। अब अचानक से मुझे काफी थका हुआ महसूस हो रहा है। ये सुनकर सुमंग कहती है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो हमीन कहता है, मैं उन्हें कुछ एक्सक्यूज दे दूंगा। आगे हमीन उससे कहता है, मैं ये चीज तब से सोच रहा हूं जब से मैं तुमसे मिला हूं, तुम सच में काफी अजीब हो। ये सुनकर सोमांग मुंह बनाते हुए कहती है, मैं अजीब नहीं हूं। तो आगे वो कहता है, ये अनयूजुअल है कि तुम डिसाइड करो आर्ट रूम जाना और खुद से अकेले ड्रॉ करना, क्योंकि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं। तुम बहुत शाय हो, जिस वजह से तुम अपनी क्लास में किसी से बात नहीं कर सकती, लेकिन तुम मुझसे कुछ भी कह देती हो। ये सुनकर वो कहती है, वेल, पहले तुमने मुझसे बात करी थी। आगे वो कहता है, तुम आसानी से डर जाती हो, पर फिर भी तुम काफी ढीठ हो, और जब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूं मैं काफी टॉकेटिव हो जाता हूं। लेकिन वैसे मैं काफी अनकंफर्टेबल फील करता हूं और अपने बारे में बात करना पसंद नहीं करता हूं। तुम्हारे आसपास ऐसा सब सही फील क्यों होता है? तो सोमंग कहती है, मैंने अपनी बहुत सारी दोस्त से सुना है कि मैं उन्हें हार्मलेस लगती हूं। ये सुनकर वो कहता है, मुझे लगता है कि मुझे पता है उनका क्या मतलब है। पर वो कहती है, क्या तुम मुझे वापस चढ़ाने वाले हो, है ना? तो आगे हमिन कहता है, लेकिन तुम ज्यादा प्यारी लगती हो। ये सुनकर सोमंग ब्लश करने लगती है। फिर हमिन का हाथ सोमंग के हाथ से टच होता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां टेबल पर खाना खाने के बाद डिजर्ट्स रखे होते हैं, जिसे देखकर वो सभी इंप्रेस हो जाते हैं। फिर जेमिन की मॉम उन्हें अच्छे से खाने को कहती है। इसी बीच हमें जेमिन दिखाया जाता है, जो सभी के बीच बस एक झूठी स्माइल कर रहा होता है और कुछ नहीं कहता। फिर जेमिन अपने मन में सोचता है, मैं कभी कभी हैरान होता हूं कि मैं सभी के साथ एक जगह पर हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अलग डायमेंशन में हूं, इसलिए मेरे ख्याल से मैं इतना अकेला फील करता हूं। इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां जेमिन की मॉम रोते हुए जेमिन से कह रही होती है, मेरी वजह से तुम्हें काफी मुश्किल समय का सामना करना पड़ा है। वो मैं हूं जिसे स्ट्रांग होना चाहिए था और तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन मैं तुम पर निर्भर हो गई, जबकि तुम बस एक छोटे बच्चे थे। ये सुनकर जेमिन कहता है, कोई बात नहीं मॉम। आगे वो कहती हैं, मुझे माफ करना इतना कमजोर पर्सन होने के लिए, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ टर्न करना चाहती हूं। क्या तुम्हें ग्योंगमिन याद है? ये वो हैं जिन्होंने मेरी मदद करी थी जब मैं अपने होम टाउन वापस शिफ्ट हुई थी। तुमने कहा था ये एक अच्छे पर्सन लगते हैं। उन्होंने मुझे वापस से संभलने में काफी मदद करी है। मैं उन पर काफी निर्भर थी। अगर तुम्हें ये सही लगता है जैमिन, तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहती हूं। ये सुनकर जैमिन हिचकिचाते हुए कहता है, मॉम, मैं ठीक हूं, जब तक आप खुश हों। तभी ग्योंगमिन वहां आ जाते हैं और कहते हैं, क्या ठीक होगा अगर मैं तुम दोनों को अब ज्वाइन कर लूं? तो जैमिन उन्हें हेलो करता है और जैमिन की मॉम उनसे कहती है, आप जल्दी आ गए? तो वो कहते हैं, मैं यहां जल्दी आ गया और मैंने तुम दोनों की थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन भी सुन ली। फिर वो बैठते हैं और रोते हुए कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया जैमिन। उन्हें रोता देख वो दोनों ही चौंक जाते हैं। फिर वो उन दोनों को स्माइल करते हुए देखने लगता है और अपने मन में सोचता है, मेरा सच में मतलब था कि वो एक अच्छे पर्सन हैं और मैं देख सकता था कि उन्हें लेकर मेरी मॉम कितनी सीरियस है, और किसी भी चीज़ से ज़्यादा मैंने अपनी मॉम की खुशियों के लिए विश किया
और तब मैं पहली बार अकेला हो गया। इसी के साथ हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां जेमिन का दोस्त उसके कंधे पर टैप करते हुए उससे कहता है, क्या तुम कुछ नहीं खाने वाले? ये सुनकर वो कहता है, मुझे लगता है मैंने अभी खाना ज्यादा खा लिया था, इसलिए अभी मैं फुल हूं। तभी सियोन हुई कहती है, नहीं तुमने नहीं खाया, तुमने बस थोड़े से चावल खाए थे। क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है? आगे बोमी कहती है, हाँ तुम थोड़े बीमार लग रहे हो। ये सब सुनकर वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है मैं अजीब फील कर रहा हूं बस राइड की वजह से। ये सुनकर जेमिन के स्टेप डैड जल्दी से मेडिसिन लेने जाते हैं और वहीं उसकी मॉम उसकी फिक्र करते हुए कहती हैं, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम्हें अजीब फील हो रहा है। तो वो कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ठीक हूं। तभी उसकी मॉम उसके माथे के पास हाथ ले जाते हुए कहती है, क्या तुम्हें बुखार है? तो वो आंख बंद करते हुए कहता है, सच में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पर तभी हमें दिखाया जाता है वो सभी कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। तो हम देखते हैं जेमिन ने अपनी मॉम का हाथ रोक दिया होता है खुद को छूने से। उसके ऐसे एक्शन से उसकी मॉम काफी हैरान हो जाती है और जेमिन भी नहीं समझ पाता कि उसने ये क्या कर दिया। फिर वो जल्दी से अपनी गर्दन मोड़ते हुए कहता है, सॉरी मैं बस सरप्राइज हो गया था, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर वो अपनी सीट से खड़े होते हुए सोचता है, मैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। फिर वो वहां से जाते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है मुझे ताज़ी हवा की ज़रूरत है, मेरी चिंता मत करो। तो उसका दोस्त खड़ा होते हुए कहता है, क्या हम साथ चलें? पर जेमिन उसे मना करके रूम से बाहर आ जाता है और बारिश को देखते हुए कहता है, मुझे लगा था बारिश कल से स्टार्ट होगी। ये कहकर वो काफ़ी अकेला और निराश सा लग रहा होता है। इसी के साथ हमारा 39 चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर 40 की स्टार्टिंग होती है, जहां जेमिन के वहां से जाने के बाद जेमिन का दोस्त बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहता है, मुझे लगता है ये अभी भी सेंसिटिव है क्योंकि मैंने इससे पूरे टाइम बात करी थी बस में। जरूर इसे कार से दिक्कत होती होगी, इसलिए बस से भी ऐसा कुछ हुआ होगा। फिर वो हंसते हुए मन में सोचता है, ये कितना ऑकवर्ड है। तभी जैमिन की मॉम कहती हैं, मुझे लगता है मैंने उसके साथ ज्यादा जल्दबाजी कर दी, मैंने उसे जबरदस्ती यहां बुला लिया जबकि वो यहां अभी नहीं आना चाहता था। क्या जेमिन अपने बारे में तुम लोगों से बात करता है? क्या कभी उसने कहा कि वो मुश्किल टाइम से गुजर रहा है, या फिर उसने कभी अपने भाई की बात करी? भाई वाली बात सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है और सियोनहुई और बोमी को देखने लगता है। आगे जेमिन की मॉम कहती है, बेशक वो अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करता होगा, मैं उसकी मॉम हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि वो क्या सोच रहा है। लेकिन इस उम्र में भी मैं अपने बेटे की फीलिंग्स को समझने में स्ट्रगल कर रही हूं। मैं जितनी ज्यादा कोशिश करती हूं चीजें उतनी ही मेरे एक्सपेक्टेशन से अलग होती हैं। मुझे माफ करना ऐसी रिक्वेस्ट करने के लिए, लेकिन क्या तुम जेमिन का ध्यान रख सकते हो? तुम सभी का शुक्रिया यहां आने के लिए। फिर वो सभी ऐसे ही बात करने लगते हैं। फिर वो सब देखते हैं कि बारिश स्टार्ट हो गई है। तभी जिन्योंग कहता है, क्या जेमिन ने अपने साथ छाता लिया था? मैंने उसे छाता लेते हुए नहीं देखा था। तभी हमें दिखाया जाता है जेमिन बारिश में भीग रहा होता है और वो काफी अकेला लग रहा होता है। वो अकेले ही सभी चीजों से लड़ रहा है। तभी वो अपने बचपन की एक बात याद करता है, जहां छोटा जेमिन आइसक्रीम खा रहा होता है। तभी उसका भाई हमीन उससे कहता है, ऐसा लग रहा है आज तुम अच्छे मूड में हो। ये सुनकर जेमिन कहता है, हाँ, ये एक सीक्रेट है, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं जब बारिश होती है। इसलिए जब भी बारिश होती है तो मैं खुश हो जाता हूं। देखो, आपने मुझे अभी आइसक्रीम दिलाई। तो हमिन कहता है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मेरे पास छाता लेकर आए। तभी जेमिन हमिन से पूछता है, क्या आपके पास ऐसा कुछ नहीं जहां कुछ अच्छा हुआ हो जब बारिश हुई हो? ये सुनकर हमिन कहता है, कुछ अच्छा? अच्छा होने के बजाय कुछ स्ट्रेंज हुआ है। तो जेमिन पूछता है, क्या हुआ है? तो हमिन बताता है, मुझे बारिश ज्यादा पसंद नहीं थी। मुझे लगता था कि बारिश कुछ ऐसा है जिसे मुझे अवॉइड करना चाहिए। मुझे नहीं पसंद था कि कैसे बारिश की वजह से नमी बढ़ जाती थी, हवा और ज्यादा घुटन भरी हो जाती थी। और मुझे यह भी नहीं पसंद था कि कैसे मेरे कपड़े भीग जाते थे। तो जब से मैं बारिश को अवॉइड करता था, मुझे लगता था कि ये वो चीज़ है जिसे मुझे हमेशा अवॉइड करना है। लेकिन मेरी एक अजीब दोस्त ने मुझे बताया कि बारिश में मेमोरी बनाए बहुत काफ़ी टाइम हो गया है,
तो चलो साथ मिलकर कुछ अच्छी मेमोरी बनाते हैं। और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बारिश में ले आई। मैं बारिश में खड़ा हुआ और मुझे इससे काफ़ी रिफ्रेशिंग फील हुआ। ये सफोकेटिंग नहीं था और ना ही अनकंफर्टेबल था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूं। वो सच में काफ़ी स्ट्रेंज मोमेंट था। ये सुनकर जैमिन खुश होते हुए पूछता है, तो क्या अब आपको बारिश पसंद है? जिसके रिप्लाई में हामिन स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, मुझे ये इतना पसंद आया कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। इसी के साथ प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां जेमिन इस बात को याद करके रुक जाता है और सोचता है, मैंने बाहर आने की कोशिश करी क्योंकि उन्होंने कहा था उन्हें इससे रिफ्रेशिंग फील हुआ था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें कुछ रिफ्रेशिंग क्या है। फिर वो निराश होते हुए सोचता है, मेरी वजह से चीजें ऑकवर्ड हो गईं, क्या मुझे वापस जाना चाहिए? लेकिन वापस कहाँ? तभी वो अपने बायोलॉजिकल फादर, स्टेप डैड और मॉम को सोचकर काफी ज्यादा हताश हो जाता है और उसका पूरा चेहरा पीला पड़ जाता है। फिर वो सोचता है, अब क्या कोई ऐसी जगह है जहां मैं जा सकता हूं? तभी जेमिन के फोन पर किसी की कॉल आती है। वहीं दूसरी तरफ जेमिन का दोस्त जेमिन को कॉल कर रहा होता है, पर उसका फोन बिजी बता रहा होता है। तो वो कहता है, मुझे लगता है वो किसी से बात कर रहा है। तो स्योन हुई कहती है, वो मैसेज भी नहीं पढ़ रहा है। तो जेमिन की मॉम कहती है, हमें उसे सर्दी लगने से पहले वापस लाना होगा। तुम सभी यहां वेट करो, हम जाकर उसे ढूंढते हैं। ये सुनकर जेमिन का दोस्त कहता है, नहीं, हमें जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि वो वापस आ जाए, तो आपको यहीं रहना चाहिए। तो जेमिन की मॉम कहती है, लेकिन तुम नहीं जानते हो यहाँ के रास्तों के बारे में। तो सियोनहुई कहती है, मैप एप्स आजकल काफी अच्छे हैं, हम जाएंगे और जेमिन को ले आएंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है, सुमंग ने जेमिन के फोन पर कॉल करी होती है और वो कहती है, हेलो जेमिन, क्या तुम अभी बात कर सकते हो? मुझे बस तुम्हें कुछ बताना था कि ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, तो तुम इसे आकर देख सकते हो जब भी तुम फ्री हो। मैं तुम्हें कुछ अच्छा खरीद कर भी खिलाऊंगी। और हाँ, तुम अपने दोस्तों को भी साथ ला सकते हो, स्पेशली स्योनहुई को। यही उसका नाम है ना? वैसे भी मुझे उसका शुक्रिया करना है, तो प्लीज उसे ले आना। और तभी जेमिन सुमंग से कहता है, क्यों तुम मेरे भाई के साइड नहीं रही? ये सुनकर सुमंग बिल्कुल चुप हो जाती है और फिर काफी ज्यादा निराश हो जाती है। आगे जेमिन कहता है, तुम सिर्फ दोस्त नहीं थी मेरे भाई की। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां हमिन सुमांग को देखे जा रहा होता है और सुमांग काफी ब्लश कर रही होती है। तभी वो बोलती है, तुम ब्लश कर रहे हो? ये सुनकर वो हैरान और थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है, तुम हो जो ब्लश कर रही हो। तो सुमांग कहती है, तुम भी। ये सुनकर वो कहता है, तुम्हारी वजह से तुम ब्लश कर रही हो, जिससे मैं भी ब्लश कर रहा हूं। फिर वो उसके चेहरे को गौर से देखने लगता है। तभी वो शर्मा कर अपना सर नीचे कर लेता है, जिसे ऐसे देख सुमंग कंफ्यूज हो जाती है। फिर हामिन कहता है, हे। तो सुमंग घबराते हुए कहती है, हाँ क्या? तो वो उसके करीब जाते हुए कहता है, मुझे बताओ, अगर तुम ये नहीं चाहती तो। ये सुनकर वो घबरा जाती है और कुछ नहीं कह पाती। फिर हामिन उसके करीब आता है, तो सुमंग उसे परमिशन दे देती है। फिर उन दोनों के हाथ एक दूसरे से टच होते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं। इसी के साथ हमारा 40वां चैप्टर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो अपना समर्थन जरूर दिखाएं, लाइक और सब्सक्राइब करके।